हेलो नमस्कार। मैं हूं रोमेश उपाध्याय। क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे। यहां पर आपको कंसेप्ट टॉपिक को पिक्चर्स एंड वीडियोस की हेल्प से समझाने की कोशिश की जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए थे। ये इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है, राइट। तो आइए देखते हैं। ये जो अभी आप टॉपिक देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट में कवर हो चुके हैं। आज की क्लास का टॉपिक शुरू होने वाला है यहां से। व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर दैट कॉज सच एज फियरफुल डेप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। यानी यहां पर चर्चा होगी ऐसे नेगेटिव फैक्टर्स आपको बताने हैं जिसकी वजह से फ्लोरा यानी प्लांट्स, फोना और फोना का मतलब क्या है, एनिमल्स, राइट। तो प्लांट्स और एनिमल किस प्रकार से डेप्लीशन हो रहा है इनका, और ऐसे कौन से नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए, यदि आप अपने आसपास यदि देखेंगे तो ये पाएंगे कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो आपने ऑब्टेन की है कहां से, नेचर से। नेचर से किस प्रकार से, कि नेचर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वस्तुओं को आपने लिया और उसको ट्रांसफॉर्म कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल वुड आपने ट्री से लिया यानी नेचर से लिया, और इसको ट्रांसफॉर्म करके आपने चेयर बना लिया, टेबल बना लिया, बेड बना लिया, वॉट एवर इट इज, राइट। तो चाहे आप डायरेक्टली नेचर से एक्सट्रैक्ट करिए, चाहे इनडायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करिए, राइट, फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ से, तभी तो आप रिसोर्सेज को यूज कर पा रहे हैं। तो वुड, वाक्स, लीव्स, रिवर, मेडिसिन, ये सब चीजें आपने कहां से ली हैं, नेचर से ली हैं, और उनको ट्रांसफॉर्म करके आप यूज कर रहे हैं। फूड, फ्यूल, फॉडर, मैन्योर। सो इट इज आवर सेल्स हु हैव डेप्लीटेड आर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। यानी हम खुद ही अपने जंगलों को, अपनी वाइल्ड लाइफ को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ा जो डैमेज हुआ भारतीय जंगलों को वो हुआ कॉलोनियल पीरियड में, जब अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सपेंड किया, किसका, रेलवेज का, एग्रीकल्चर का, कमर्शियल और साइंटिफिक, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटीज। अब देखिए, रेलवेज के एक्सपेंशन से इंडिया के फॉरेस्ट को नुकसान कैसे पहुंचा, इसलिए पहुंचा क्योंकि जो इंडियन फॉरेस्ट थे उसमें ऐसे पेड़ उगाए जा रहे थे जहां से ये लकड़ी काट काट कर रेलवे में, पहले नीचे जो अभी आप लोहे की पटरियां देखते हैं ना, वो पहले वुड की पटरियां हुआ करती थी। इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान हुआ भारतीय जंगलों को। और यदि हम इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें, यानी आजादी के बाद की यदि हम बात करें, तब एग्रीकल्चर एक्सपेंशन की वजह से भी नुकसान हुआ है भारतीय जंगलों को। कारण क्या है कि हम क्या करते हैं, जंगलों को काट कर उस पर कल्टीवेशन करने लग जाते हैं, खेती करने लग जाते हैं। तो 1951 से लेके 1980 में एक फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हुआ। इसमें पता चला कि 26,200 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट एरिया था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया एग्रीकल्चर लैंड में। यानी जंगल को कन्वर्ट किस में कर लिया, एग्रीकल्चर लैंड में, यानी अब उस पर हम करेंगे खेती। तो सब्सटेंशियली पार्ट्स ऑफ ट्राइबल बेल्ट्स की यदि हम बात करें जो कि नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में है, सेंट्रल इंडिया जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें तो जैसे आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब आपकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, राइट। तो वहां पर आप ये पाएंगे कि डेफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ, यानी पेड़ों को काटा गया बहुत ज्यादा मात्रा में। और यहां पर आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी देखने को मिला। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम कल्टीवेशन या फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। यहां पर आप एग्जाम्पल देख रहे हैं कि हमने कल्टीवेशन, एक खेती कर ली, खेती करने के बाद इसमें से फसल निकाल ली और इसमें क्या कर दिया, आग लगा दिया। और इसी की वजह से अभी जो आप दिल्ली में पॉल्यूशन देखते हैं ना, ये सबसे बड़ा कारण है एक स्टबल बर्निंग बोलते हैं इसको, राइट। साइंटिफिक टर्म है इसकी स्टबल बर्निंग। यानी पंजाब और हरियाणा के किसान क्या करते हैं, अपनी फसल को काटने के बाद फसल में आग लगा देते हैं, तो उसका जो पॉल्यूशन है वो मूव कर जाता है दिल्ली तक। दिल्ली में बहुत ज्यादा सांस लेने में भी समस्या आने लगती है। ये एक कारण मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है, आर कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज टू बी अ ब्लेम। क्या हमको जो अंग्रेज फॉरेस्ट पॉलिसीज लेकर आए थे उसको ब्लेम करना चाहिए, आइए देखते हैं। देखिए, बहुत सारे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट क्या कहते हैं कि देखिए, उन्होंने क्या किया कि कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज को फेवर किया और उसी को ज्यादा मात्रा में उगाया। जैसे कुछ पेड़ पौधों को ही उगाया और ज्यादा मात्रा में उगाया, क्योंकि उनको जिसकी नीड हुआ करती थी वही पेड़ पौधे वो उगाया करते थे, राइट। उन्हीं का ही कल्टीवेशन किया करते थे। तो इससे क्या होगा, यदि आप सिंगल स्पीसीज को उगाते हैं तो एक तो सॉइल जो होती है ज्यादा मात्रा में उगाते हैं, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर करते हैं, तो सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लगती है और भी कई प्रकार के आपको नुकसान देखने को मिलते हैं। तो सिंगल कमर्शियली वैल्यूएबल स्पीसीज वाज एक्सटेंसिवली प्लांटेड एंड अदर स्पीसीज एलिमिनेटेड। यानी
अंग्रेज वो सिर्फ फसल उगाएंगे जिससे उनको बहुत ज्यादा मात्रा में फायदा होगा, और ऐसी फसलों को हटा देंगे या एलिमिनेट कर देंगे जिससे उनमें उनको कम फायदा होता है, कम प्रॉफिटेबल है। फॉर इंस्टेंस, टीक मोनोकल्चर हैज डैमेज द नेचुरल फॉरेस्ट इन साउथ इंडिया। तो देखो अंग्रेजों ने क्या किया, मोनोकल्चर, मोनोकल्चर मतलब एक प्रकार की खेती की, किसकी, टीक की। टीक आप ये देख पा रहे हैं, क्योंकि उनको इस वुड की जरूरत हुआ करती थी बहुत ज्यादा मात्रा में। ऐसे ही चिर पाइन, इसको बायोलॉजिकली में बोला जाता है पाइनस रॉक्सबुर्गी। ये प्लांटेशन होता है आपका हिमालय में, इसको रिप्लेस कर दिया हिमालय ओक ट्री से, जिसको आप क्वेरेशियस एंड रोडेंट फॉरेस्ट बोलते हैं। यानी क्या है, ये आपको देखने को मिल रहे हैं। अब यहां पर जैसे मानिए इन जंगलों को काट कर यहां आप घर देख रहे हो, तो घर कैसे बनेंगे, जंगलों को काटा जाएगा। तो या फिर अब ऐसे फॉरेस्ट या ऐसे पेड़ों को उगाया जाएगा जिससे अंग्रेजों की डिमांड पूरी हो सके। तो वो क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर प्रकार की स्पीसीज को ही उगाएंगे या कल्टीवेशन करेंगे, बाकियों को हटा देंगे। दूसरा कारण है, यहां पर आप डेवलपमेंट देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। पहले मानिए यहां पर अगर जंगल हुआ करते होंगे तो उनको हटाकर काट कर यहाँ रोड्स आपको देखने को मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये एक सबसे बड़ा कारण है कि लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी पर्यावरण को दूषित करते हैं और फॉरेस्ट का उसकी वजह से लॉस होता है। 1951 से लेके 5000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट को क्लियर किया गया जस्ट बिकॉज ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, जो कि इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नर्मदा सागर प्रोजेक्ट का, जो कि मध्य प्रदेश में उपस्थित है। इसकी वजह से 40,000 हेक्टेयर को क्या किया गया, फॉरेस्ट को, जंगल एरिया को रिड्यूस किया गया, काटा गया। माइनिंग, यहां पर आप माइनिंग देख पा रहे हैं, अलग अलग मिनरल्स की हम माइनिंग करते हैं, राइट। उसकी वजह से भी क्या होता है कि डेफोरेस्टेशन होता है। तो बक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज सीरियसली, जो कि वेस्ट बंगाल में एक बक्सा टाइगर रिजर्व है जहां पे टाइगरों को रखा जाता है, इससे बहुत ज्यादा चुनौती देखने को मिलती है क्योंकि वहां पर डोलोमाइट माइनिंग होती है। इट हैज डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट, और देखिए यदि जहां पर माइनिंग होती है उसके आसपास के एरिया में जो भी नेचुरल स्पीसीज हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत सी मर जाती हैं या फिर बहुत सारी क्या कर जाती हैं, माइग्रेट कर जाती हैं, जैसे ग्रेट इंडियन एलिफेंट। नेक्स्ट है आपका, मैनी फॉरेस्टर्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट होल्ड द व्यू दैट ग्रेटेस्ट डिग्रेडेटिंग फैक्टर्स बिहाइंड द डेप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। दो सबसे बड़े कारण है जंगलों को बर्बाद करने के, क्या, एक तो ग्रेजिंग, यहां पर आप देख रहे हैं ये गाय भैंस जो चराने वाले होते हैं लोग, उनकी चर्चा हो रही है। तो यहां पर ये क्या कर रहे हैं कि ग्रेजिंग कर रहे हैं जानवर, इसकी वजह से भी जंगल क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है। और फ्यूल वुड कलेक्शन, यानी जो महिलाएं या लोग लकड़ी काटते हैं अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, तो वो भी ठीक है। Though there may some substance in the argument, yet the fact remains that a substantial part of the fuel fodder demand is met by looping rather than felling entire trees. तो देखिए ऐसा बोला जाता है कि आप पेड़ों को काट रहे हैं, अब जो लोग गांव में रहते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जैसे सिलेंडर नहीं है, तो वो क्या करेंगे, खाना किस पे बनाएंगे, लकड़ियों को काटकर उसको जलाकर उस पर ही बनाएंगे, ऐसा मतलब एक एक्सक्यूज दिया जाता है। बट देखिए कहीं हद तक आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे और उनको एजुकेशन देनी पड़ेगी ज्यादा मात्रा में, एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा कहीं हद तक, तब वो पर्यावरण के बारे में अवेयर हो पाएंगे। The forest ecosystems are repositories of some of the country's most valuable forest product. तो देखिए कंट्री में जो आपके देश का जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज्यादा कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, ठीक है। तो ज्यादा वैल्यूएबल होंगे तो उनकी डिमांड भी ज्यादा होगी मार्केट के अंदर। तो दीज प्रोटेक्टेड एरियाज दस मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल एंड देयर इन लाइज द फर्टाइल ग्राउंड फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स। तो देखिए यहां पर चर्चा हो रही है कि अलग अलग प्रकार के लोगों की अलग अलग रिसोर्सेज की नीड है और उन्हीं नीड के बेसिस पर एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं और फर्टाइल ग्राउंड के बेसिस पर भी लड़ाई झगड़ा आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, द हिमालय यू इन ट्रबल, यानी ये हिमालय यू बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना कर रहा है। हिमालय यू इस प्रकार का ये पौधा होता है, आपको देखने को यहां मिल रहा है। अब इसको बायोलॉजिकली नाम की बात करें तो इसका टेक्सस वेलेचियाना होता है, इज अ मेडिसिनल प्लांट है। ये बहुत जरूरी मेडिसिनल प्लांट है, क्योंकि इसीलिए ज्यादा जरूरी प्लांट है क्योंकि देखिए ये यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, और ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसके अंदर एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसको हम टैक्सोल के नाम से जानते हैं, और ये हिमालय यू के बाग से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, राइट। निडल्स, ट्विग्स एंड रूट्स ऑफ दिस ट्री, इस
इन जगहों से प्लांट की क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है? आपका टैक्सोल, जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए है बहुत जरूरी दवाई। द ड्रग इज नाउ द बिगेस्ट सेलिंग एंट्री कैंसर ड्रग इन दी वर्ल्ड, और दुनिया में सबसे ज्यादा सेल किया जाता है इसको। द स्पीसीज इज अंडर ग्रेट थ्रेट। अब देखिए कारण क्या है, दुनिया में इसकी जरूरत है, तो इसके लिए थ्रेट देखने को मिलेंगे, आपको समस्याएं देखने को मिलेंगे। इन द लास्ट 1 डिकेड, 1 डिकेड का मतलब पिछले 10 सालों की यदि हम बात करें तो थाउजेंड्स ऑफ यू ट्रीज हैव ड्राई अप इन वेरियस पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। और यदि पिछले 10 सालों की बात करोगे तो आप अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में आपको ऐसे पौधे सूखते हुए देखेंगे, राइट। यहां पर ये फोटोज दिए एनसीईआरटी में, आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हंटिंग, पोचिंग, ये आपको पता होगा, जानवरों को लोग मार देते हैं सेल करने के लिए, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग की जाती है पैसा कमाने के लिए, तो ये सारी चर्चा हो रही है यहाँ पर। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर आर फैक्टर, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको पर्यावरण में समस्याएं देखने को मिल रही हैं, और पर्यावरण का क्या हो रहा है, एक तरीके से डेप्लीशन हो रहा है, और इसकी वजह से बायोडायवर्सिटी भी कम हो रही है। आप डिस्ट्रक्शन करेंगे तो हंटिंग हंटिंग करेंगे, पोचिंग करेंगे, ये सब क्या है, मारना जंगली जानवरों को, ये सब तो पर्यावरण के लिए हानिकारक ही रहेगा, राइट। अदर इंपोर्टेंट कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन आर अनइक्वल एक्सेस। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण यह है कि समाज में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है रिसोर्सेज का। कोई चंद लोगों के पास बहुत ज्यादा मात्रा में रिसोर्सेज है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी रिसोर्सेज नहीं है, जैसे खाने को रोटी नहीं है, रहने को घर नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है। तो यहां पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि एक एवरेज अमेरिकन कंज्यूम करता है 40 गुना ज्यादा रिसोर्सेज एज कंपेयर टू सोमालियन। यानी एक अमेरिकन आदमी 40% ज्यादा रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहा है यदि हम सोमालियन कंट्री के आदमी की बात करें तो, है ना। यानी अमेरिका का यदि मानो 40% रिसोर्स ज्यादा यूज कर रहा है, तो सोमालिया कंट्री का कितना करेगा, मानो X% कर रहा है, तो यानी इसके 40 गुना ज्यादा रिसोर्सेज को यूज कर रहा है। तो क्या देख पा रहे हैं आप कि एक आदमी के पास कुछ भी नहीं है। जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं बेचारी बहुत पुअर कंट्रीज हैं, गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास तो बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए भी पैसा नहीं है, रिसोर्स नहीं है। तो ये चर्चा हो रही है। सेम उसी प्रकार से इंडिया में कुछ चंद लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में रिसोर्सेज हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी रिसोर्सेज नहीं है। तो जब रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसके वजह से भी आपको समस्याएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है ये डू यू नो वाला सेक्शन, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी होता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। डू यू नो दैट ओवर हाफ ऑफ द इंडिया नेचुरल फॉरेस्ट, यदि भारत के आधे नेचुरल फॉरेस्ट गायब हो चुके हैं, 1/3 ऑफ वेटलैंड ड्रेन सूख गए हैं, 70% सरफेस वाटर बॉडी पॉल्यूटेड कर दिया आपने। देखो ऐसे गंदा पानी इंडस्ट्री से निकल के सीधे नदी वदी में जा रहा है, ये पानी क्या हो जाएगा, नीचे वाला पॉल्यूट हो जाएगा। 40% ऑफ इट्स मैनग्रूव वाइप आउट, एंड विद कॉन्टिन्यू हंटिंग एंड ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, हंटिंग हो रही है, जानवरों को मारा जा रहा है, वाइल्ड एनिमल्स की ट्रेड हो रही है जिससे पैसा कमाया जा रहा है। तो ये सब क्या है, इससे आप क्या देखेंगे कि एक्सटिंक्शन देखेंगे रिसोर्सेज का, सॉरी फॉरेस्ट का और वाइल्ड लाइफ का, राइट। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल इशू। तो देखिए यदि आप फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल इशू नहीं है, बट द बायोलॉजिकल लॉस इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। यदि आप बायोलॉजिकल लॉस करेंगे तो आप कल्चर का लॉस भी देखेंगे, कल्चरल डाइवर्सिटी में भी लॉस देखने को मिलेगा आपको। Such laws have increasingly marginalized and impoverished many indigenous and other forest-dependent communities who directly depend on various component of the forest and wildlife for food। देखिए यदि हम बात करें ट्राइबल लोगों की, है ना, ट्राइब्स जो होते हैं बेचारे उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो तो जंगलों से ही अपना खान पीन पूरा कर रहे हैं। तो यदि आप लोग जो ट्राइबल एरियाज में नहीं रहते या जो बहुत समर्थ हैं, जिनके पास अच्छा पैसा है, रिसोर्सेज हैं, है ना, वो क्या कर रहे हैं कि जो बेचारे गरीब हैं जिनको एक्चुअल में नेचर की रिसोर्सेज की जरूरत है, वो रिसोर्सेज भी अपनी पूरी नहीं ले पा रहे हैं नेचर से। तो क्या आएगा, लोगों के अंदर डिफरेंसेस आने लगेंगे, कल्चर भी लॉस होने लगेगा। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि विद इन द पुअर वुमेन आर अफेक्टेड मोर देन दी मैन। गरीबों में क्या है कि महिलाओं को ज्यादा समस्या होती है पर्यावरण के दूषित होने से या वाइल्ड फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के एक्सटिंक्शन से, राइट।
जैसे इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि बहुत ज्यादातर सोसाइटी में क्या होता है कि महिलाएं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती हैं फ्यूल को कलेक्ट करने के लिए, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पाउडर को कलेक्ट करने के लिए, पानी के लिए, राइट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और इसके रिलेटेड एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देता हूं। जैसे राजस्थान में पानी की कमी है, तो वहां पर जो महिला हैं या लड़कियां हैं, वहां पर उनका जो लिटरेसी रेट है ना, वो बहुत कम है, क्योंकि जो मेल होते हैं वो भेज दिया जाता है उनको स्कूल या जॉब पे चले जाते हैं। अब पानी भरने की जिम्मेदारी किसकी? महिलाओं की या बच्चियों की। तो इस वजह से उनका लिटरेसी रेट है ना बहुत कम है, क्योंकि वो पानी भरने जाती हैं, पढ़ाई करने नहीं जा पाती हैं, क्योंकि पानी नहीं भरेंगे तो पानी नहीं मिल पाएगा, पानी नहीं मिल पाएगा तो कैसे खाना पीना बनाएंगे, पानी क्या पिएंगे। ये सबसे बड़ी समस्या है। As these resources are depleted, the drudgery of women increases and sometimes they have to walk for more than 10 किलोमीटर। कभी कभी तो उनको 10 किलोमीटर से ज्यादा चलना पड़ता है। आप समझिए कितनी बड़ी समस्या है ये देश के अंदर। इससे उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स, और देखिए महिलाओं में थोड़ा सा पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, जिसको आप मेंस्ट्रुअल साइकिल्स बोलते हैं, राइट, वो समस्या भी है। तो बहुत सारी समस्या देखने को मिलती हैं। और बच्चों का ढंग से ध्यान नहीं दे पाते हैं। इससे क्या होगा कि उनको बहुत प्रकार के सोशल नेगेटिव इंपैक्ट्स देखने को मिलेंगे, उनके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, ये सारी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, हेल्थ खराब हो रही है। द इनडायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ डिग्रेडेशन सच एज सीवियर ड्रॉट और डेफ, सबसे खतरनाक तो यही है कि आपको कहीं सूखा देखने को मिलेगा जगह पर, कहीं आपको जंगल काटोगे तो फ्लड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो समस्या क्या है कि यदि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को आप एक्सटिंक्ट कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा सफर कौन करेगा? बेचारा नीचे वर्ग का आदमी या गरीब आदमी या पुअर पीपल, राइट। तो पॉवर्टी इन दीज केसेस इज डायरेक्ट आउटकम ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। तो देखिए पॉवर्टी तो एक सीधा आउटकम है एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का, पॉवर्टी यानी गरीबी। देयरफॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर वाइटल, यानी बहुत जरूरी है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, पर्यावरण के लिए इस कॉन्टिनेंट के अंदर। इट इज इंपेरेटिव टू अडॉप्ट अ साउंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, इसलिए हमें अलग अलग प्रकार की इनको कंजर्व करने के लिए स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया? तो देखिए आप कंजर्व कैसे करेंगे ये समझने की कोशिश करिए। Conservation in the background of rapid decline in wildlife population and forestry has become essential. But why do we need to conserve our forest and wildlife? But हमें जरूरी क्यों है ये मैंने अभी आपको बता दिया, दोनों को बचाना, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। तो देखिए यदि आप कंजर्व करते हैं तो आपके देश में या दुनिया में इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, जो कि अलग अलग लाइफ को सपोर्ट करने में मदद करती है, राइट। इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी, और जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी अलग अलग प्रकार के आपको जीव जंतु देखने को मिलेंगे प्लांट्स में, एनिमल्स में, जो कि बहुत अच्छा है। इनकी स्पीसीज की ब्रीडिंग होगी, जिससे अलग अलग प्रकार के जानवर देखने को मिलेंगे, पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप, और यदि हम एग्रीकल्चर की बात करें तो आज भी हम ट्रेडिशनल क्रॉप पर ज्यादा निर्भर करते हैं, राइट। फिशरीज टू आर हेवली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। फिश क्या करती हैं कि एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखती हैं, राइट। अब यहां पर देखो इन द 1960 एंड 1970 यहां पर एक डिमांड की गई 1960 से लेकर 1970 में कि हम नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आएंगे, और ये आया था आपका 1972 में, आ भी गया। इसका काम क्या था कि देखिए यहां पर हम हंटिंग को बैन कर देंगे और लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देंगे हैबिटेट्स को, और ट्रेड को बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर देंगे वाइल्ड लाइफ की। जैसे चीता, शेर, इनकी जो लोग ट्रेड करते हैं ना, इनको बेच देते हैं मारकर, इनकी खाल को बेच देते हैं, ये सारी चीजों के लिए सख्त से सख्त कानून बनाएंगे और सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। तो ऐसा आया ये कानून। सब्सिक्वेंटली सेंट्रल एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स इस्टेब्लिश नेशनल पार्क, और अलग अलग राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने नेशनल पार्क्स को बनाया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बनाया, जिससे कि ये बचाई जा सके, कंजर्व किया जा सके इनको। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट्स, केंद्र सरकार ने बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स निकाले जो कि पर्टिकुलर एक स्पीसीज को प्रोटेक्ट करेंगे या फिर अलग अलग प्रकार की स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। जैसे टाइगर के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट आए हैं, एलिफेंट्स के लिए आए हैं, वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए आए हैं, राइट। कश्मीरी स्टैग, इसको हंगुल के नाम से जानते हैं, क्रोकोडाइल, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल, इन सब के लिए क्या क्या किया है,
कदम उठाए कि इन स्पीसीज को बचाया जा सके। मोस्ट रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बग, चिंकारा, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड द स्नो लेपर्ड हैव बीन गिवन फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन। इनको पार्शियल या लीगल प्रोटेक्शन दे दी है। इनकी हंटिंग यदि ट्रेड होती है तो उस पर बहुत ज्यादा सामने वाले को सरकार नुकसान पहुंचा देगी। इसी प्रकार से टाइगर कंजर्वेशन एक्ट आए हैं टाइगर्स को बचाने के लिए, राइट, लेपर्ड, ये सब को बचाने के लिए प्रोटेक्शन एक्ट में चर्चा की गई। अब प्रोजेक्ट टाइगर से हम यहां पर ये जो प्रोजेक्ट टाइगर टॉपिक है इसमें इसको हम थर्ड पार्ट से कवर करेंगे और थर्ड पार्ट में ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। यदि आपका कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया करिए, हम उसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेते हैं, राइट। और एक जरूरी बहुत सिंपल सी बात कहना चाहता हूं जाते वक्त कि पढ़ाई करिए, दिल से करिए, मन से करिए, ज्यादा मेहनत करिए और जाते जाते वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार एक वीडियो को बनाने के लिए मेहनत लगती है। दिल से मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।